मिस्टर विकास, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस राक्षसी व्यवस्था की जान जिस तोते में है और उस तोते का नाम राजनेता है, जब तक हम इस राजनेता को पराजित नहीं करेंगे तब तक ये राक्षसी व्यवस्था यथावत बनी रहेगी। इसका रूप दिनों दिन विकराल, गंदा, घटिया होता जाएगा। इस स्तर पे मैं अपना वाणी को थोड़ी देर के लिए विराम दूंगा और आप लोग के रिस्पॉन्स जानना चाहूंगा। और यदि आप लोगों की इच्छा होगी तो मैं क्राइम फ्री भारत के सदस्य और चंद्रगुप्त के उस मॉडल पे प्रकाश डालना चाहूंगा जिसके माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह, माननीय गृह मंत्री समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता, जिसमें माननीय कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से और शिवराज सिंह चौहान जी विदिशा से, ये भी पराजित होंगे। और वो भी उन उभरते हुए चंद्रगुप्तों से जिनका आज चेहरा स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इस मॉडल में चंद्रगुप्त एक प्रतियोगिता है, वो किसी की बापौती नहीं है। जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में आएगा वही चंद्रगुप्त कहलाएगा और उसी को विधायक और सांसद का टिकट मिलेगा। और वो संगोष्ठियां करके लोगों को जोड़ता जाएगा और नंबर 1 पे आ गया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, मतलब प्रधानमंत्री बनेगा और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री बनेगा। इस प्रकार वो क्या कर रहा है, क्या बनेगा, सब कुछ आपके हाथ में है। बिल्कुल जैसे हमने सिविल सर्विसेज में या सरकारी सेवाओं में कहा है कि आपकी गुलामी दूर हो जाएगी, तो इसमें से भी गुलामी बाहर निकाली गई है। सब कुछ आपके हाथ में है। मेहनत करोगे चंद्रगुप्त बन जाओगे, मेहनत करोगे नंबर 1 आ गए, प्रधानमंत्री बन जाओगे। तो सब कुछ आपके हाथ में है, कोई चाटुकारिता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी वाणी को विराम देता हूँ और आप दोनों के रिस्पॉन्स और इच्छा जानना चाहूंगा उस बात को आगे बढ़ाने की। धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा सहमत है उन चीजों से, और उसके ऊपर कार्रवाई, उसके ऊपर जो काम है हम उसको कर भी रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को इन चीजों में समझा रहे हैं। और इस चीज की मतलब जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि लोगों को कहीं ना कहीं जरूरत भी है। आज सड़क पे पहले कोई दुर्घटना होती थी, कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज, कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है, कई बार लोग उन चीजों के बारे में खुलकर विरोध करना या उस समय पे वहां पर उन चीजों के बारे में नहीं बोल पाते हैं। लेकिन हमारा ये जो मॉडल है, इससे एक बेनिफिट ये है कि व्यक्ति अगर चाहता है कि मैं या मेरा चेहरा जो है सामने की तरफ ना आए, लेकिन फिर भी मैं सेवा करना चाहता हूँ या उन चीजों में अपनी राय रखना चाहता हूँ, तो उसको यहाँ से एक बहुत मैं बोलूंगा कि अब प्लेटफॉर्म शब्द यूज करना तो गलत होगा, लेकिन एक ऐसे संगठन के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है जहां पर उसको इस चीज का आश्वासन रहे या वो आश्वासित रहे कि मतलब मेरी जो बात है वो सही जगह जा रही है। उसके अलावा मुझे जो है इससे मेरा पर्सनली मतलब उस व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं लोगों को संगठित करने के लिए और राजनेताओं की अगर बात करें तो आपने सही कहा था, वो दोस्त जो शब्द आपने इस्तेमाल किया है, ये जो फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं लोगों को, मतलब बिना किसी मतलब के आप जो है उनको अपने से पैसे, आप उनको हर महीने पैसे बांट देते हैं और उसके एवज में जो है आपको वोट लेना है, तो इसमें एक कहता है कि मैं 1000 दूंगा, तो दूसरा कहता है 1500 दे दूंगा, फिर वो कहता है 3000 दे दूंगा। तो इससे तो जो पीढ़ी आ रही है वो पीढ़ी एक्चुअली एक तरीके से ये दीमक का काम कर रही है, इससे वो पीढ़ी खराब हो रही है। मतलब आपने एक आज की स्थिति सर ये हो गई है कि आपको कई बार मजदूर नहीं मिलते, 2 रुपए किलो में चावल, 3 रुपए में आटा, मतलब 500 रुपए में उन जाना है उसको लेके आना है, एक दिन हफ्ते में काम करेगा, 500 रुपए एक लाल का पौवा उसको मिल गया, किराना घर पे आ गया, व्यक्ति काम ही नहीं करना चाहता। तो ये तो एक इस तरीके की व्यवस्था जनरेट की जा रही है जिससे जो मतलब जिनको हमको बढ़ाना, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या हम जिनको कहते हैं गरीबी रेखा से नीचे जो लोग रह रहे हैं, हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम उनको एक बेहतर जीवन जीने की शैली को सिखा सके कि वो अर्निंग कैसे कर सकते हैं या पैसों को कैसे कमाया जा सकता है। तो धीरे धीरे ये सरकारें उन
ऑप्शंस को खत्म करके इवन उनको शारीरिक और मानसिक रूप से और ज्यादा तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि मतलब आप तो हमें वोट दोगे, हम आपको महीने का इतना देंगे। महिला को 1000 रुपए मिलने लगा, बिटिया को 1000 रुपए मिलने लगा, जो उसका पति है वो उसको 1000 रुपए मिलने लगा। और उसके अलावा जो है आपको शराब पीनी है, फ्री का राशन मिल रहा है, आपको वो खाना। और इस सब चीजों का जो बोझ है वो एक मिडिल क्लास फैमिली, एक वो व्यक्ति जो टैक्स स्लैब में शायद पूर्णतः नहीं भी आता हो, शायद 10 लाख रुपए भले ही ना कमा रहा हो, लेकिन वो एक जो टैक्स स्लैब में आ रहा है, जो मिडिल क्लास फैमिली से का जो व्यक्ति है, उसके ऊपर इन चीजों का भार जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा सर नेहरू की बात होती है तो उस प्रधानमंत्री पद जो है, उस पद की गरिमा हमेशा आदरणीय रहते हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये व्यक्ति ही हमारे देश के लिए जो है एक मेरा मानना है कि देश की सबसे बड़ी गलती रही है। इसको तो पार्लियामेंट कमेटी खुद नहीं चाहती थी कि प्रधानमंत्री बने, इसकी जिद के कारण इसने भारत माता के जो कहते हैं हमारे देश के टुकड़े किए। इस व्यक्ति ने खुद अपने शायद 1947 का इनका एक भाषण है जिसपे इसने कहा था कि हमें यूरोप और बाहर के लोगों को देख के सीखना चाहिए, वो कितनी मेहनत करते हैं और हमारे देश का व्यक्ति मेहनत नहीं करता। ये इन्होंने अपने भाषण में खुद कहा है, जो इन्होंने पहला वाला दिया है। जबकि भारत के इतिहास से लेकर आज तक की बात है कि कंबोडिया के अंदर जो सबसे बड़ा मंदिर बना हुआ है वो भारतीय लोगों ने यहां से वहां तक पत्थर पहुंचाने के बाद हमने तो पहाड़ों पर रास्ते बना दिए हैं। लेकिन इस व्यक्ति या इस पार्टी की बात की जाए तो इन्होंने सिवाय भारत का नुकसान करने का, इवन आज भी उनकी जो पीढ़ियां चली आ रही है, जवाहरलाल नेहरू के पहले कोई नेहरू नहीं था, नेहरू के बाद कोई नेहरू नहीं हुआ, ये तो आज भी वो थ्योरी है, हालांकि उसके प्रूफ्स नहीं है, तो इन चीजों को कहना ऐसे मंच पे थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। लेकिन ये आज भी देश के टुकड़े करने पे ही बैठे हुए हैं। उसके अलावा जो जातिवाद है, तो अभी जो राहुल गांधी है उनका भी कहना यही है कि हम इनको और जातियों में विभाजित करेंगे। तो क्राइम फ्री भारत के अंतर्गत जो मुझे एक मौका भी मिला हुआ है और यहाँ पर जितने लोग सुन भी रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य एक ही है कि हर व्यक्ति जो भारत में रहता है वो एक भारतीय है और इन जाति व्यवस्था से बढ़कर हमें हमारे देश का सम्मान कैसे बढ़ सकता है, हम अपनी एक पारिवारिक तौर पर आप अपनी परिवार को एक कैसे बेहतर चला सकते हैं, आपके बच्चों की शिक्षा नीति कितनी बेहतर होगी, और जब कोई क्राइम होगा उसमें आप इंडिविजुअल, हर सुनने वाला व्यक्ति भी इस चीज को समझे कि आपका भी योगदान रहेगा। आप अगर अपने मोबाइल फोन को, अपने डिवाइसेस को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं और एक बेहतर भारत निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। थैंक यू सर। असाओ सर। हाँ, मैं भी अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपके संस्था का जो मिशन है, और जैसे जैसे समझता जाऊंगा वैसे वैसे मैं लोगों को बताते जाऊंगा। थैंक यू। बातों बातों में विकास जी ने ये बात कही है कि जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, जो मोबाइल से जुड़ा है, वो शायद इस व्यवस्था से जुड़ सकता है। तो मैं ये भ्रम हटा देना चाहता हूं, जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है, जिसके पास जो है बटन वाला मोबाइल भी है, वो भी इस व्यवस्था से जुड़ सकता है और पूरा लाभ ले सकता है, सदस्य के रूप में भी और चंद्रगुप्त के रूप में भी। अब मैं आपको उन दो चरित्रों के बारे में विस्तार से बताना चाहूंगा, जिसको सदस्य कह रहे हैं और जिसको चंद्रगुप्त कह रहे हैं। क्राइम फ्री भारत ने लोगों को दो कैटेगरी में बांटा है। एक वो है जो आज की व्यवस्था से पीड़ित है, घबराया हुआ है, डरा हुआ है, और उसमें इतनी ताकत नहीं है, उसकी सोच, चिंतन, पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि वो पर्दे के आगे आ जाए और पर्दे के आगे आके कुछ करे। ऐसी उसमें क्षमता ही नहीं है, ऐसी क्षमता नहीं है उसमें। तो क्राइम फ्री भारत का सदस्य है क्या, चंद्रगुप्त क्या है, और वो मॉडल क्या है जिसके तहत हम बड़ी आसानी से, बिना पैसा खर्च किए, बिना इन राजनेताओं को कॉपी किए, बिना अपना पोस्टर लगाए, बिना किसी समाचार पत्र में आए, बिना किसी न्यूज चैनल का चर्चा का हिस्सा बने,
इस देश के समस्त राजनेता मतदान के पहले, वर्ड ध्यान रखो, मतदान के बाद नहीं कह रहा हूं, मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। इस मॉडल को मैं जो है धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूंगा, और धीरे धीरे इसलिए करूंगा क्योंकि हर बात के बाद में आपको प्रश्न पूछने का मौका दूंगा। और आप दोनों लोगों से मेरी प्रार्थना है कि यदि आपको कहीं बात उचित नहीं लगती है, आपके जहन में कोई शंका है, तो देश हित में, जनहित में जरूर पूछिए, क्योंकि यदि आप पूछ लेंगे तो उसका जवाब जनता तक पहुंच जाएगा। यदि आप नहीं पूछेंगे तो उस जनता आपके प्रश्न से जो उत्तर मिलने वाला है उसके लाभ से वंचित हो जाएगी। तो मेरी इस प्रार्थना को ध्यान रखना, गंभीरता से अपने पास एक डायरी में जरूर नोट करना। कोई बात जो है यदि आपको उस समय ठीक नहीं लगती है, या आपके जहन में कोई प्रश्न आता है, कोई शंका बनती है, तो उसे अपनी डायरी में लिख लीजिए, जिससे कि बाद में आपके जहन से वो निकल ना जाए, आप उसे भूल ना जाए। तो सबसे पहले मैं आपको उस सदस्य के बारे में बताना चाहता हूं और उसकी अपनी भाषा में बताना चाहता हूं। क्राइम फ्री भारत का सदस्य अपने आप को कैसा डिस्क्राइब कर रहा है? तो क्राइम फ्री भारत का सदस्य कह रहा है कि मैं डरा हुआ व्यक्ति, वो भारत माता की शपथ ले रहा है कि मैं डरा हुआ व्यक्ति हूं, मैं सताया हुआ व्यक्ति हूं, मैं घबराया हुआ व्यक्ति हूं, मैं पीड़ित व्यक्ति हूं, उत्पीड़ित व्यक्ति हूं, अपमानित व्यक्ति हूं, और इस व्यवस्था ने हमें इतना डरा और धमका के रखा है कि मेरा सोच, मेरा चिंतन, मेरी क्षमताएं और मेरी पारिवारिक परिस्थितियां मुझे इस बात की इजाजत ही नहीं देती हैं कि मैं पर्दे के आगे आऊं। तो सदस्य कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं इस तरीके का डरा हुआ प्राणी हूं और पर्दे के आगे नहीं आऊंगा, पर्दे के पीछे रहूंगा, और पर्दे के पीछे रहकर अपने ही घर वालों को पहले जोड़ूंगा। तो अपने घर वालों को जोड़ूंगा, अपने रिश्तेदारों को जोड़ूंगा, अपने पड़ोसियों को जोड़ूंगा, अपने मित्रों को जोड़ूंगा, अपने आसपास के युवा साथियों को जोड़ूंगा, अपने आसपास के वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ूंगा, और अपने आसपास के जो सामाजिक संगठन हैं जिनसे वर्षों के साथ तक काम किया है उनको भी जोड़ूंगा। ये शपथ का पहला हिस्सा है। शपथ का दूसरा हिस्सा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि आज के जो माहौल में हताशा, निराशा, बेबसी है, डिप्रेशन है, मैं इस हताशा, बेबसी, निराशा और डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा। तो आप लोगों ने यदि अभी तक ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। और फिर वो कह रहा है कि मैं अपनी हताशा, निराशा, बेबसी और डिप्रेशन को दूर करने के लिए एक वीडियो प्रतिदिन जरूर देखूंगा और अपनी एनर्जी को, अपने डेडिकेशन को और अपने कमिटमेंट को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। ये हो गया उसकी सदस्य की शपथ का दूसरा हिस्सा। और शपथ का तीसरा हिस्सा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं तो डरा हुआ हूं, लेकिन जो हमारे साथी निडर हैं, निर्भीक हैं, जिन्होंने चंद्रगुप्त की शपथ लेके रखी है, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आ गए हैं, जिन्हें हमारे क्षेत्र का चंद्रगुप्त घोषित किया गया है, मैं छत पर चढ़ूंगा। फिर कहता है धीमे से छत नहीं है तो चबूतरे पे चढ़ जाऊंगा। फिर धीमे से कहता है चबूतरा भी नहीं है तो दरवाजे पे खड़ा हो जाऊंगा, चाहे वो झुग्गी का ही दरवाजा क्यों ना हो, चाहे वो झोपड़ी का ही दरवाजा क्यों ना हो,
चाहे वो सिलम एरिया में जहां मैं रह रहा हूं उसका ही दरवाजा क्यों ना, मैं थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा, गगन वेदी उद्घोष करूंगा और कहूंगा कि मिस्टर छत्रपाल साव और मिस्टर विकास शर्मा ये हमारे चंद्रगुप्त हैं। हालांकि उसे एक ही नाम लेना है क्योंकि उसके क्षेत्र का एक ही व्यक्ति होगा, तो कह देते हैं छत्रपाल साव हमारे क्षेत्र के जो है ना चंद्रगुप्त हैं। तो मेरे क्षेत्र के चंद्रगुप्त मिस्टर छत्रपाल साव, जिन्होंने अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर यह ओहदा प्राप्त किया है, मैं उन्हें संकल्प, शपथ और गगन वेदी उद्घोष के तहत जिताऊंगा। फिर वो धीमे से कह रहा है कि मैं फलाने फलाने दिन जाकर अपना वोट डालूंगा, अपने चंद्रगुप्त को वोट डालूंगा बटन दबा के ईवीएम मशीन का, और साथ में देखूंगा कि जो पेपर ट्रेल नीचे गिर रही है वो पेपर ट्रेल जो है हमारे चंद्रगुप्त की है कि नहीं है। यदि वो पेपर ट्रेल चंद्रगुप्त की भी होगी तो भी मैं एक शपथ पत्र बनाऊंगा कि मैं फलाना फलाना, मेरी आइडेंटिटी कार्ड नंबर ये, मैंने जो है ना अपने चंद्रगुप्त मिस्टर छत्रपाल साहब को वोट दिया है, ईवीएम मशीन में बटन दबाया है, और जो पेपर स्लिप जो है नीचे गिरी है वो हमारे चंद्रगुप्त मिस्टर छत्रपाल साहब की ही है। और इस जो सर्टिफिकेट को बनाएगा, इस शपथ को जो बनाएगा, वो ऐप पर भी अपलोड करेगा और टेलीग्राम ऐप पर मैथिली शरण गुप्त को सीधे भी भेजेगा। आप कहेंगे कि साहब प्रॉब्लम क्या है, जब छत्रपाल साहब को ही वोट दिया है, छत्रपाल साहब की ही जो है ट्रेल गिरी है, पेपर ट्रेल, तो फिर शपथ पत्र क्यों चाहिए? तो उसका कारण है, शपथ में इसलिए नहीं रखा गया, इसलिए रखा गया है क्योंकि इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक फिक्टिशियस नंबर दे दिया है कि 5% से अधिक केसेस में पेपर ट्रेल की काउंटिंग नहीं कराएंगे। अब पेपर ट्रेल तो जो है ना चंद्रगुप्त की ही गिर रही है, लेकिन जो टोटलिंग का सॉफ्टवेयर है उसमें फिक्टिशियस वोटों के हिसाब से किसी के भी वोट बना के उसको विजयी घोषित करने की यदि साजिश सॉफ्टवेयर के तहत की गई है, विच इज डूएबल, तो क्योंकि हमारे पास हमारे सभी लोगों का प्रैक्टिकल शपथ पत्र होगा, तो यदि इलेक्शन कमीशन हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम कोर्ट में पहुंचकर उन सभी केसेस में जो है काउंटिंग कराने में सफलता पाएंगे जहां पर ईवीएम मशीन से गड़बड़ी की गई। अब इस शपथ का तीसरे हिस्से पे आता है कि यदि हमने बटन तो मिस्टर छत्रपाल साव का दबाया है, लेकिन पेपर ट्रेल जो गिरी है वो कमल के फूल की है, तब मैं ये शपथ पत्र जो है उस पोलिंग बूथ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नाम बनाऊंगा और उसमें लिखूंगा कि मेरी आइडेंटिटी ये है, मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मैंने अपने चंद्रगुप्त श्री छत्रपाल साहब को वोट दिया है, उनके सामने बटन दबाया है, और जब मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब पेपर ट्रेल में कमल का फूल छपा हुआ था, इसका मतलब है ये मशीन बग्ड है, लिहाजा इस मशीन को जब्त किया जाए, अपराध का पंजीयन किया जाए, और जिन लोगों ने भी इस गड़बड़ी में साजिश बने हुए हैं, चाहे सॉफ्टवेयर के लोग हों, जो भी हों, उन सभी को जो है जेल में बंद किया जाए। मिस्टर विकास, मैं आपसे पूछूंगा कि ये गड़बड़ी जब पहला चुनाव 1952 का हुआ था उसमें भी हुई है, बूथ कैप्चरिंग और बूथ रिगिंग उसमें भी हुई है। तो हम ब्यूरोक्रेट का तो चरित्र ये है कि हम गुलामी कर रहे हैं, तो ये शपथ पत्र जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देने से कुछ फायदा निकलेगा? आपको क्या लगता है? बिल्कुल सर।
फायदा तो निकलेगा, नुकसान तो हुआ है। और 1952 मतलब उस समय के हम पहले चुनाव की बात करें, उसके उस समय पे तो शायद थोड़ा ज्यादा करप्शन हो रहा था। इवन अभी हम रिसेंट चुनाव की बात करें जो बंगाल में हुए थे, आई थिंक 2022 की बात है, जो अभी पंचायती चुनाव होने थे, जिसके अंदर कई सारी हत्याएं हुई हैं उसमें, मतलब डेली बेसिस पे लोग मारे गए, इवन उसके प्रचार के लिए लोग मारे गए। उसके अलावा सर एक चीज और भी है, मतलब बात जरूरी नहीं है कि कमल का फूल बना हुआ आ रहा है पर्ची में, हाथ का पंजा बना हुआ आ रहा है। बात यह है कि मानसिकता कैसी है। देश का विभाजन हुआ था, मतलब समस्या तो एक तरीके से देखा जाए तो वहीं से चल रहा है। आज आप अगर इस मोटिव को लेके बाहर आए हैं, अगर आज हम इन चीजों के लिए लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिहादियों ने तो उसी समय से मानसिकता 1947 के 1946 में इन्होंने एक्शन डे रखा हुआ था, जब 4000 लोगों को मारा। उसके अलावा